Hello everyone, this is Dr. Mayank Adarsh, and today we will be discussing about a very important topic, and the most important topic I can say that is how to prepare for BPSC dental examination. So without wasting much time, because we all are running short of time, we'll just start the video, and I hope everyone is doing good और सब लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप के प्रोसेस में लग गया है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके वो फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर कंप्लीट करके फ्री हो जाए सो दैट आगे का प्रोसेस वो लोग स्टार्ट कर पाए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए सिंगल कंसंट्रेशन के साथ विदाउट थिंकिंग मच। अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करें क्योंकि वही एक काम है जो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। ये एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा पार्ट है कि एक सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इंटरव्यू यहाँ है नहीं, तो इंटरव्यू नहीं होने के कारण जो बायस्ड होने का थोड़ा बहुत फैक्टर रहता है विच इज़ अगेन अ बिट कंट्रोवर्शियल, बट ये नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि जिन इन लोगों ने जो भी सिलेबस अभी दिखाया है, सिलेबस भी बहुत अच्छे से उन्होंने फ्रेम करके दिया है। बहुत कम टाइम में सारे एग्ज़ाम्स वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स जल्दी कंडक्ट करने का रीज़न ये भी है क्योंकि इलेक्शन इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। 4-5 महीने मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड डेट विल बी अक्टूबर, तो अक्टूबर के आसपास वो लोग के पहले ही वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कराने के प्रोसेस में रहेंगे एंड आई थिंक वो हो भी जाएगा। पोस्टिंग्स भी आपकी अक्टूबर के होते होते हो जानी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अगेन। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए और एक प्रोसेस बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट और इतने दिन से मैं भी प्रैक्टिस में हूँ। आई वॉज बीइंग इन प्रैक्टिस फॉर 8 ईयर्स। इसके पहले मैं एनएचएम में था। आई बिलोंग टू झारखंड। मेरा रेसिडेंस, परमानेंट रेसिडेंस झारखंड का है और नीट एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए हैं, प्रैक्टिस भी किया है, एनएचएम में भी था, अभी यूपीपीएससी में हूँ। तो मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, ईसीएचएस के इंटरव्यू दिए हैं, कोल इंडिया के भी इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होता है एंड हाउ मच वी ऑल हैव टू स्ट्रगल। तो एवरी वन वॉन्ट्स दिस जॉब। सब लोगों को एक अच्छा परमानेंट जॉब चाहिए जहाँ सेटलमेंट अच्छा हो एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑलवेज द बेस्ट, जो आपको सेंस ऑफ एक स्टेबिलिटी देती है। तो हम ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक मेंटल स्टेबिलिटी का बात मैं ये करना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पैनिक ना करें और थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए आई विल रिकमेंड कि जस्ट टेक अ वॉक फॉर 15 और 30 मिनट्स, या आप टेरेस पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाए। मैं जनरली यही करता था, टेरेस पे ही जाके वॉक करता था एंड आई प्लान स्टफ्स कि आप आधा घंटा 45 मिनट्स तक बस एक दिन जाइए। ऐसा नहीं कि एवरी डे यू आर प्लानिंग थिंग्स एंड यू आर डूइंग नथिंग। तो यू शुड प्लान योर थिंग फर्स्ट, गो फॉर अ वॉक कहीं भी पीसफुल लोकेशन में, जहाँ भी वॉट एवर सूट्स यू। और आप एक बार प्लान कर ले कि किस हिसाब से आपको करना है। आप एवरी डे प्लानिंग नहीं करें। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि यू शुड थिंक लेस। ज़्यादा सोचना नहीं है, काम ज़्यादा करना है। अगर आप सोचते ही रहेंगे तो आपको काम करने में हिंड्रेंस होगा। इट्स बेटर नॉट टू थिंक मच एंड एक्ट मोर। सो प्लान योर थिंग्स पहले, उसके बाद जस्ट फॉलो द थिंग्स विच यू हैव प्लान्ड। आप एक बुक भी रख सकते हैं, एक डायरी भी रख सकते हैं, आप पेज भी रख सकते हैं जहाँ शॉर्ट हैंड में आप लिखते जाए कि हाँ आज आज 2 बजे तक ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है, 1 बजे तक ये करना, वॉट एवर सूट्स यू। एंड स्टॉप बीइंग अ ड्रीमर एंड बी अ डूअर। सोचिए नहीं, सोचिए लेकिन काम भी करिए अच्छे से। उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए प्लान को, तभी आपका क्लियर होगा ये एग्ज़ाम। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, रिलैक्स। वी ऑल आर इन द सेम बोट, सबके पास सेम टाइम है, इतने टाइम में ही सारा कुछ काम करना है। जो लोग पहले स्टार्ट किए हैं, जो लोग क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग फैमिली देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर। सबके पास अराउंड 35 to 38 डेज़ है। इतने दिन में सारा काम करना है, सारा चीज़ करना और
होगा, ऐसा नहीं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैं आपको आगे एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिससे आप ईज़िली ये सारे सब्जेक्ट्स, ईज़िली तो नहीं, एफ़र्ट तो लगेगी, एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, आप सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी कर पाएंगे और साइड बाय साइड रिवाइज भी कर पाएंगे। We'll have to act very smart and very fast because we all are running short of time. Revision is the key because सबको पता है कि वी हैव टू फॉलो अ सिंगल बुक दैट इज़ डेंटल पल्स। जितने लोग भी एग्ज़ाम देने आएंगे वो डेंटल पल्स पढ़ के ही आएंगे, कोई भी फैंसी बुक का ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक विनर को, एक गेटर को, एक इंसान जिसको सीट मिल रहा है और दूसरा इंसान जो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, दैट डजेंट मीन कि ही इज़ अ बैड स्टूडेंट। बस यही है कि रिवीजन वो नहीं कर पा रहे। इफ़ यू रिवाइज प्रॉपरली नो वन कैन स्टॉप यू, दैट इज़ द थिंग। ठीक है, तो सिलेबस आया। सिलेबस के पहले हमने इस टॉपिक्स में पहले ही बात कर चुके हैं कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 4 आवर्स, 400 मार्क्स का होगा, तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग। और इन्होंने इतने अच्छे से, बहुत थॉट प्रोसेस में, बहुत थॉटफुली इन्होंने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, तो इससे ये पता चलता है कि दे आर पुटिंग एफर्ट इन कंडक्टिंग दिस एग्ज़ाम। ये लोग ऐसे नहीं कि कुछ भी आप पेपर में दे देंगे, कुछ भी आप सिलेबस दे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत एक प्लान्ड मैनर में उन्होंने सिलेबस दिया है। ये प्लान्ड मैनर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोग, पहली बात कि मेडिकल सब्जेक्ट्स वो लोग इंक्लूड ही नहीं किए हैं, क्योंकि जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ एमओ मेडिकल ऑफिसर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे, तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मेडिकल थिंग्स मोर। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, विल टॉक अबाउट दैट थिंग लेटर। लेकिन बेसिकली वी आर डेंटिस्ट, सो हमारा डेंटल का सारा सब्जेक्ट, सारा क्लिनिकल सब्जेक्ट, सारा फंडा क्लियर होना चाहिए। और अगर हमें सीएचसी पे अगर कभी भी कोई भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस विद अदर मेडिकल ऑफिसर्स देयर। तो हम एक स्पेशलाइज ब्रांच है, वी आर बॉन्ड स्पेशलिस्ट, तो वी आर बीइंग गिवन अ सिलेबस जो इसको ही डिपेक्ट कर रहा है। तो अच्छा, तो सबसे पहली बात कि इसमें 3 बिग सब्जेक्ट्स है: डेंटल मटेरियल्स, ओरल पैथोलॉजी एंड प्रोस्थोडोंटिक्स। प्रोस्थोडोंटिक्स में इन्होंने तीनों पार्ट दे दिया है। इन्होंने यहाँ पे कहीं भी उसका कुछ भी पार्ट्स डिसाइफर नहीं किया है कि इस टॉपिक्स को आपको अच्छा पढ़ना है। उन्होंने डायरेक्टली कंप्लीट डेंचर, रिमूवल डेंचर एंड फिक्स पार्शियल डेंचर दे दिया। आप अगर पल्स में देखेंगे तो इट इज़ ह्यूज, बहुत 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 बड़ा है। तो ठीक है, विल मैनेज दैट थिंग। तो इसके लिए प्लान क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इफ़ अगर आपको सूट करे तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको 10 to 12 आवर्स अ डे यू विल हैव टू डिवोट। आपको इतना समय देना है। 8 घंटे 7 घंटे आप सो जाइए, बाकी का टाइम बस आपको पढ़ना है, खाना है, उससे ज़्यादा नहीं। बेनिफिट ये है कि हम लोगों को ज़्यादा दिन मेहनत नहीं करना, ओनली 35 to 38 डेज़ ही मेहनत करना, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना। अगर हम लोग देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 22 हो गया है, तो इस मंथ में हमारे पास 8 to 9 डेज़ है और अगला महीना पूरा एंड सेकेंड को एग्ज़ाम है। जो भी है, तो उस हिसाब से हम लोग 35 डेज़ काउंट करके ही चल रहे हैं। 35 डेज़ काउंट करके चलेंगे कि हम लोग 28 डेज़ में एग्ज़ाम को, सॉरी, सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लें, एंड बाकी 7 डेज़ हम रखेंगे रिवीजन के लिए। 10 to 12 आवर्स बोल रहा हूँ, हैबिट लाना पड़ेगा, बट ज़्यादा दिन नहीं है। हम लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं और करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में बस रिग्रेट कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमने मेहनत नहीं किया और हमें सीट नहीं मिला। एक्सप्लेनेशंस फिर बहुत चीज़ होता है कि हाँ इस वजह से नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाए, बट इफ़ यू वांट टू गेट द सीट यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। एंड इस सिलेबस के बाद मैंने एक छोटा सा टॉपिक भी आज रखा है। वो पहला लेक्चर रहेगा ओरल पैथोलॉजी का, डिजीजेस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। इट विल बी अ शॉर्ट सेमिनार, तो दैट माइट ऑल्सो हेल्प यू ऑल। ठीक है, तो मैं आपको 10 to 12 आवर्स बोल रहा हूँ। फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि डीएम, ओपी एंड प्रोस्टो से स्टार्ट करें। ये 3 बड़ी सब्जेक्ट्स हैं और अभी आपके पास टाइम है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को पहले ही कंप्लीट करने का कोशिश करें। एंड 40% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी asked from these 3 chapters. Maximum questions will be asked from oral pathology and it will also include oral medicine and radiology.
तो जब आप ओरल पैथ पढ़ेंगे तो उसके उसके साथ में ही आप ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी को पढ़ सकते हैं, सो दैट साइड बाय साइड आपका एक छोटा पार्ट भी कंप्लीट होता रहे। तो बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना है ओरल पैथ में, बिकॉज इट हैज़ एन ओशन ऑफ एमसीक्यूज़। कोई भी टॉपिक उठा के आप देख लो, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड डेंटल मटेरियल्स, वी कंसिडर इट एज द फार्माकोलॉजी ऑफ डेंटिस्ट्री। ये बहुत ही डीप है, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारा कैलकुलेशन है, बहुत सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, जिसको लर्न करना इट्स नॉट वेरी इजी। बट फिर भी वी विल ट्राई टू डू इट इन अ स्मार्ट वे, एज फास्ट एज पॉसिबल। तो पहला 7 डेज, सेकेंड 7 डेज एंड थर्ड 7 डेज, तो 7 + 7 + 7 यानी 21 डेज। तो 21 डेज में आपको 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है। तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस भी हो जाएंगे, इसीलिए आप अपने दिन को 2 पार्ट में इनिशियली डिवाइड करें। 5 to 4.5 आवर्स अ डे, 4.5 घंटा या 5 घंटा स्मॉल ब्रेक्स ले लेकर कंटिन्यूस, नो वन कैन सिट फॉर दैट लॉन्ग। तो उसको लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं डीएम एंड एंडो से। तो फर्स्ट हाफ में आप डीएम पढ़े, डेंटल मटेरियल्स पढ़े। डेंटल मटेरियल्स का बहुत सारा पार्ट्स आपका कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स में कवर हो जाएगा। तो जब शुरू सुबह के मॉर्निंग आवर्स में आप डेंटल मटेरियल्स पढ़ना का ट्राई करें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट लगती है बिकॉज ऑफ द वैल्यूज़ एंड थिंग्स टू अंडरस्टैंड। एंड बाद का सेकेंड हाफ में आप एंडोडोंटिक्स एंड कंजर्वेटिव कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 7 डेज यू कैन स्टार्ट विथ डीएम एंड एंडो, एंड नेक्स्ट 7 डेज वी विल स्टार्ट विथ ओरल पैथोलॉजी एंड OMRD, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स आप कॉमन हो जाएंगे उसमें, वो आगे आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन हो जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट में आप प्रोस्टोडोंटिक्स विथ पीडोडोंटिक्स आप कवर कर सकते हैं। पीडोडोंटिक्स इज प्रोस्टोडोंटिक्स इज अ ह्यूज पार्ट, एंड पीडोडोंटिक्स इज कंपेरेटिवली अ स्मॉलर पार्ट। तो अगर इस तरह से आप उसको क्लब करेंगे तो आई थिंक यू कैन मैनेज थिंग्स प्रिटी वेल। और आपको मोनोटोनिसिटी भी नहीं रहेगी कि आप एक सब्जेक्ट ही बार बार लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो पहले के फर्स्ट 7 डेज में हम डीएम एंड कॉन्स विथ एंडो पढ़ेंगे। सेकेंड 7 डेज में ओरल पैथ विथ ओरल मेडिसिन एंड रेडियो पढ़ेंगे। एंड थर्ड 7 डेज में प्रोस्टो एंड पीडो पढ़ेंगे। एक डिफ़िकल्ट, एक लेंदी सब्जेक्ट के साथ एक स्मॉलर सब्जेक्ट को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक्स साथ में टैली कर रहा है। तो आपको इजी होगा पढ़ने में, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे अगर आप डीएम एक बार पढ़े, एंडो फिर अगले स्ट्रेच में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारा टॉपिक्स आपका कंबाइन कर जा रहा है, क्लैश कर जा रहा है। तो आपको एक टॉपिक पे दोबारा टाइम देना पड़ रहा है, तो दैट वोंट बी अ स्मार्ट स्टडी, दैट वोंट बी अ इंटेलिजेंट स्टडी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो 7 + 7 + 7 तो 21 डेज में वी आर फिनिशिंग 6 चैप्टर्स। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, एक छोटे से जगह पे आप लिख सकते हैं। आगे भी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा, तो इट विल बी बेटर इफ़ यू वांट टू, यू कैन कीप अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विथ यू एंड अ पेन अलॉन्ग विथ दैट हैंडी। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े यू कैन जस्ट जॉट द पॉइंट्स डाउन इफ़ यू फील लाइक। फिर बाकी के हमारे पास 9 डेज पर बचते हैं। तो 30 डेज में विल ट्राई टू 21 + 9 डेज, 30 डेज में वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग। तो जो बाकी के 3 दिन में हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 3 3 3। तो फर्स्ट 3 डेज में हम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विथ ऑर्थो पढ़ेंगे। तो इसमें भी आप या तो 3 3 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर सकते हैं दिन में, या 4.5 to 4 आवर्स का ड्यूरेशन डिवाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ब्रेक्स। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। या तो आप एक और अच्छा टेक्निक रहेगा, जब आप सुबह के 3 घंटे नया सब्जेक्ट पढ़ें, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो चीज़ आप सुबह में पढ़ें, क्योंकि आप सो के उठेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो जो इम्पोर्टेंट हार्ड टॉपिक्स है वो आप शुरू में पढ़ लें। जैसे अगर आपको लगता है कि सर्जरी इज़ गेटिंग अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो स्टार्ट योर डे विथ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, स्टडी दैट सब्जेक्ट फॉर 3 आवर्स, टेक अ ब्रेक। बीच में भी आप 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट 3 आवर्स हमने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी पढ़ा, नेक्स्ट 3 आवर्स हमने ऑर्थो पढ़ा।
और अगर टाइम बचता है, ये दोनों थोड़े बिग सब्जेक्ट्स है, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी का जो 3 घंटा बच रहा है या इवन 2 घंटा अगर आप निकाल पा रहे हैं, तो फर्स्ट 21 डेज में जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाए हैं उसका हम थोड़ा थोड़ा पार्ट्स रिवाइज करते रहे, बिकॉज एज द डे प्रोग्रेसेस हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हमारा एफिशिएंसी कम हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। तो उस समय अगर आप फ्रेश सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर आप वो चीज़ पढ़ें जो ऑलरेडी आपने पहले पढ़ रखा है, क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा एंड साइड बाय साइड आपका रिवीजन चलता रहेगा। तो या तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैंने पहले बोला 5 hours to 4.5 hours फॉर वन सब्जेक्ट्स oral surgery and another 4.5 to 5 hours ऑर्थो। या तो अ, तीन तीन का आप 3 स्लॉट्स कर लीजिए, पहले ओरल सर्जरी पढ़ लीजिए फिर ऑर्थो पढ़ लीजिए, बाकी का 3 घंटा आप पुराने सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 21 + 3 24 डेज का प्लान। बाकी के जो 3 days + 3 days बचते हैं, 6 days इन टोटल। तो फर्स्ट सेकंड 3 days इसमें आप पेरियो पढ़े और बाकी का पार्ट आप रिवाइज करें। आप पेरियो 4 घंटा 5 घंटा पढ़े या 3 घंटा पेरियो पढ़े फिर 3 घंटा रिवाइज करें फिर 3 घंटा पेरियो पढ़े। 3 दिन में आपको पेरियो ख़त्म करना पड़ेगा। ओरल सर्जरी एंड ऑर्थो भी आपको 3 दिन में करना पड़ेगा। अगर कुछ बैकलॉग सब्जेक्ट्स बच जाते हैं तो ये जो रिवीजन का टाइम आपको मैं बता रहा हूँ इसमें ही आपको कंप्लीट ये करना पड़ेगा। एंड ट्राई टू नॉट ब्रिंग बैकलॉग्स बिकॉज ऑलरेडी वी डोंट हैव टाइम। इतना ही अगर हो जाए तो दैट विल बी मोर देन इनफ। और बाकी के जो लास्ट 3 days बचते हैं उसमें आप कम्युनिटी डेंटिस्ट्री पढ़िए और साथ में बाकी का टाइम आप रिवीजन में स्पेंड कीजिए। और आपका अगर कुछ सब्जेक्ट्स का पार्ट्स बढ़ जाता है या कोई सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है, कोई टॉपिक वीक लग रहा है, तो उसमें भी आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो दिस विल बी द प्लान सो दैट 30 days में हमने सारा पार्ट्स अपना कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो 5 days बचते हैं, 5 days में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको रिवाइज करना है। रिवाइज का टेक्निक क्या होगा ये मैं बताता हूँ। पर्सनली मैं ये फॉलो करता था, टिक एंड रब टेक्निक जस्ट अ सिली नेम। तो आपको क्या करना है कि आपको रेट्रो रीडिंग करना है। यू डोंट हैव टाइम टू रीड सिनॉप्सिस। अगर आप डेंटल पल्स का सिनॉप्सिस, इवन पैथोलॉजी का, ओरल पैथोलॉजी का आप सिनॉप्सिस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 7 days आपको सिनॉप्सिस में ही लग जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी 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 वास्ट और हमें उतना टाइम है नहीं। तो स्टार्ट विथ एम सी क्यूज़, रीड एज मच एम सी क्यूज़ एज पॉसिबल। जितने क्वेश्चंस आप बना सकते बनाइए। जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है उसके लिए यू कैन गो बैक एंड रेफर फॉर द सिनॉप्सिस इफ़ यू वांट टू। ठीक है, इस तरह से हमारा प्लान रहेगा। एंड टिक एंड रब मेथड जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो आप एक पेंसिल और एक रबर साथ में ले, एमसीक्यू आप बनाता रहे। जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है, जिस क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हो, उसको आप एक पेंसिल से टिक मार दें। फिर आप आगे बढ़ते जाए। जैसे मान लीजिए आपने ओरल पैथ का डिजीजेज ऑफ बोन पढ़ा, उसमें आपने 15 क्वेश्चंस बनाए, 15 क्वेश्चंस पेंसिल से टिक मार्क किए। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने के लिए जा रहे हो तो आप उन 15 को, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारा क्वेश्चंस बनाओ। अगर सारा क्वेश्चंस आप नहीं बना पा रहे हो तो उन 15 क्वेश्चंस को ही आप बनाओ। और इन 15 क्वेश्चंस में आप देखो कि फर्स्ट टाइम में आप कितना आंसर कर पा रहे हो। अगर आप 15 में मान लीजिए आप 7 या 8 आंसर्स कर पा रहे हो या 10 आंसर्स कर पा रहे हो, 5 क्वेश्चंस आपका फिर से गलत आ रहा, तो वो आप 10 जो आपने करेक्ट किया उसको आप रब कर दो, मिटा दो। और फिर आपके पास फिर 5 क्वेश्चंस ही बचे रहेंगे। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि जब आपके पास 1 या 2 दिन बचता है एग्ज़ाम के पहले और आप रिवीजन करते हैं पल से, तो आपको पूरा क्वेश्चंस बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप बस वो पार्ट्स बनाए जो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चंस वेरी क्विकली। तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। अगर आपको ये सही लगे तो यू कैन फॉलो दिस टेक्निक विच आई यूज़ टू फॉलो। तो दिस विल बी द प्लान। इन शॉर्ट मैंने बताया है आपको। अगर सही लग रहा है, इफ़ इट सूट्स फॉर यू, यू कैन डू दैट, बिकॉज सबके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। अब जिसको जो भी सूटेबल लगे, कोई ज़्यादा पढ़ सकता है, कोई कम पढ़ता है, जिसको किसी को फ्रीक्वेंट ब्रेक चाहिए। एनीवेज आई विल ट्राई नॉट टू मेक दिस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट इसमें बहुत है। तो इस तरह से यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, स्टार्टिंग अबाउट द टॉपिक्स।
अब टॉपिक्स मैंने जो बताया था कि बहुत थॉटफुल इन्होंने टॉपिक्स यहाँ पे सारा दिया है। तो जैसे डीएम से हम जब स्टार्ट करेंगे तो डीएम में इन्होंने कुछ भी पार्ट स्पेसिफाई नहीं किया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। बट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप एक जगह लिख लीजिए, मैं आपको बताता जाता हूँ। क्योंकि जनरली इसी पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी रेस। तो डीएम में हम क्या पढ़ेंगे, फिलिंग मटेरियल्स, जितने भी सारे फिलिंग मटेरियल्स हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कॉम्पोजिशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बट सेटिंग रिएक्शन, फेजेस, ये सब चीज़ पे ध्यान देना है, क्लासिफिकेशंस पे ध्यान देना है। तो फिलिंग मटेरियल्स में वी हैव टू स्टडी जीआईसी। जीआईसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिट्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें एमलगम, फिर आप आ जाइए, एमलगम का फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमलगम का सेटिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमलगम वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस हमेशा हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस एग्ज़ाम में भी इन एंड अराउंड इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस 110% रहेंगे ही रहेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आप ये सब फिलिंग मटेरियल्स के बारे में ज़रूर देख लें। नेक्स्ट पार्ट विल बी इम्प्रेशन मटेरियल्स। इम्प्रेशन मटेरियल्स पे क्वेश्चंस आना ही आना है, वो आएंगे ही। वो कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो हिस्ट्री में, हर एग्ज़ाम में इम्प्रेशन मटेरियल्स पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जितने तरह के भी इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं, कंडेंसेशन सिलिकॉन, एडिशन सिलिकॉन, पॉलीथर, सारा आपको देखना होगा उसमें। एल्जिनेट, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, अगर अगर सब आपको देखना पड़ेगा उसमें। आप पल्स में बहुत अच्छा से एक टैबुलर कॉलम में दिया हुआ है, वो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। इम्प्रेशन मटेरियल इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको क्वेश्चन 110% मिलेंगे। दूसरी बात, इसमें आपको नेक्स्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होगा, और कास्टिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सब क्वेश्चंस हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स के, जो मतलब कंपिटिटिवनेस बढ़ाते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस से थोड़ा डिफ़िकल्ट। क्योंकि अगर कोई इन क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहा है ना, तो देयर रैंक विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और दूसरी बात कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आने के भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। जस्ट कीप एन टैब ऑन दैट कि हाँ, इन सब टॉपिक्स पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पढ़ना तो सारा कुछ है डेंटल मटेरियल्स में, बट दीज आर द टॉपिक्स जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहिए। फिर ओपी पे आते हैं, ओरल पैथोलॉजी। ओरल पैथोलॉजी में भी आपको ऑलमोस्ट पूरा पढ़ना है, इसलिए उसके लिए मैंने ज़्यादा टाइम भी आप लोगों को बोला है 7 डेज़ देने के लिए, इवन डीएम के लिए 7 डेज़ देने के लिए। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में अगेन एवरीवन नोज कि ओरल पैथोलॉजी इज़ द हार्ट एंड कोर ऑफ द एम सी क्यू बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें यू हैव टू रीड एवरीथिंग, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है, जिसमें रेड एंड वाइट लीजन्स आता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट लीजन्स आता है, डिजीजेस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स आता है, ऑस्टियोजेनिक सिस्ट एंड ट्यूमर आता है, डिजीजेस ऑफ ब्लड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस। ये सब जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करना है, बैक्टीरियल डिजीजेस, ये सब थोड़ा सा आप उसको कम स्ट्रेस दे सकते हैं। बट दीज आर द टॉपिक्स जिसके बारे में मैंने मेंशन किया, जिसमें आपको मैक्सिमम स्ट्रेस देना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी पे। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे एक्सोडोंशिया मेंशन कर दिया। अब एक्सोडोंशिया में बहुत सारा पार्ट आता है। इसमें एक्सोडोंशिया में आपको सारा चीज़ का ध्यान देना होगा, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, सारे एलिवेटर्स के बारे में पढ़ना होगा। इसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई एलिवेटर का पिक्चर दे के एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे कि आइडेंटिफाई दिस एलिवेटर, कहाँ पे ये यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो इस पे आप यू कैन एक्सपेक्ट अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। इवन स्टोब्रीज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ये भी इस चीज़ में ही आता है। तो उसका भी आप पिक्चर बेस पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये होगा। जस्ट गूगल इट, वो सब करके आप यू कैन फाइंड दैट थिंग।
ठीक है, अगर कोई एक्सट्रैक्शन प्रेग्नेंट वीमेन का एक्सट्रैक्शन है तो उसमें कौन सा पोजीशन पे आपको रखना, लेफ्ट लैटरल पोजीशन होता है, कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ होता है, वो सब भी आपको देखना होगा। अदर मेडिकल कंडीशंस हैं, मान लीजिए कोई हीमोफिलिक पेशेंट आ रहा है, उनका एक्सट्रैक्शन करना है, तो व्हाट आर द थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन माइंड, लाइक रबर बैंड एक्सट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सब आपको एक बार देखना होगा। अगर आप कौन सा टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं जिसमें मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, वो आपका देखना होगा। अगर मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर होता है तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा, ये सब भी आप एक बार अच्छे से इन सब टॉपिक्स पे भी देख लें, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्लिनिकल सिनेरियोज पे भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते टू मेक द पेपर लेंदी। ठीक है, उसके बाद लिखता है माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर। तो माइनर ओटीज़ में जो होता है, तो माइनर ओटीज़ में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन। तो इम्पैक्शन आपको एकदम बहुत अच्छे से कर लेना, उसमें उसका सारा क्लासिफिकेशन, विंटर्स क्लासिफिकेशन, पेल एंड ग्राग्रिस क्लासिफिकेशन, डिफ़िकल्टी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इवन मैक्सिलरी इम्पैक्शन का क्लासिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए, कौन सा ईजीएस्ट एक्सट्रैक्शन होता है, कौन सा डिफ़िकल्ट होता है, वो सब देखना होगा। आपको एक पिक्चर दे देगा जिसमें आपको रेड लाइंस मार्क कर सकता है, रेड लाइन, वाइट लाइन, एम्बर लाइन, कौन सा क्या चीज़ डिपिक्ट करता है, कौन से टाइप का म्यूजिक, कौन से टाइप का ये इम्पैक्शन है, थर्ड मोलर इम्पैक्शन मीजो एंगुलर है, डिस्टो एंगुलर है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये आप आइडेंटिफाई करके बताइए। तो दीज आर द थिंग्स यहाँ पे ये क्वेश्चन बेस्ड पिक्चर बेस्ड ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको देख लेना है। थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन के बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ड्राई सॉकेट। तो ड्राई सॉकेट का थ्योरीज आपको पढ़ लेना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है। एज फार एज आई रिमेंबर, डेंटिकोले, ट्रेपोनेमा डेंटिकोले इन्वॉल्व रहता है, वो आप एक बार देख सकते हैं। ड्राई सॉकेट का थ्योरीज देख लीजिए, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हिस्ट्री इज़ द मेन सोर्स जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्राई सॉकेट है। उसका मैनेजमेंट क्या है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल ड्रेसिंग देते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और माइनर ओटीज़ में हमने क्या प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे आईएमएफ करते हैं हम, वो भी एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है जो कि मोस्टली सीएससी में पोस्टिंग होने के बाद वी कैन डू दैट थिंग, आई पर्सनली डू दैट थिंग। तो कोई भी ये कर सकता है। तो आईएमएफ का ड्यूरेशन क्या होता है, चाइल्ड में क्या ड्यूरेशन होता है, एडल्ट में क्या ड्यूरेशन होता है, अगर फ्रैक्चर लाइन में टूथ लाई कर रहा है तो उसको कैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो सब आप देख लीजिए। इंटरडेंटल वायरिंग का प्रोसेस देख लीजिए, टाइप्स ऑफ इंटरडेंटल, टाइप्स ऑफ मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन, ये सब आप देख सकते हैं इमेज बेस्ड, उस पर भी आ सकता है। उसके बाद ट्रॉमेटिक इंजरीज और फेस एंड जॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सब केसेस आपको सीएससीज में बहुत देखने के लिए मिलेंगे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत आता है, तो आपको उसमें मैक्सिला मैंडिबुलर का फ्रैक्चर का अ, सारा क्लासिफिकेशन, सारे क्लिनिकल फीचर्स जैसे बैटल साइंस, ग्वेरिन साइंस, ये सब देखना है। लीफोर्ड फ्रैक्चर्स देखना है, मैनेजमेंट देखना है, ये सारा चीज़ उसमें आप आ जाता है। तो फ्रैक्चर वाली चैप्टर को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेडिकल इमरजेंसीज़ है। मेडिकल इमरजेंसीज़ में अभी बहुत चीज़ है, वो सब सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जैसे सिनकोप का मैनेजमेंट और एनाफाइलेक्टिक शॉक का मैनेजमेंट। ये दो चीज़ है जिस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मेंशन नहीं किया है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में लोकल एनेस्थीसिया के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा बहुत आप लोकल एनेस्थीसिया भी पढ़ ले, लोकल एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन पढ़ ले, जो कि आप एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में आ गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिलेबस में नहीं था तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया। तो यू विल हैव टू अलॉन्ग विद दैट थिंग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके जहाँ जहाँ आपको लगे कि आप आगे भी देख सकते हैं। एनीवेज, उसके बाद है पीडोडोंटिक्स। तो पीडोडोंटिक्स में इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है कि डेंटल केरीज है, रैम्पेंट केरीज है। डेंटल के केरीज में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अर्ली चाइल्डहुड केरीज है या एक्सरे रेडिएशन बेस्ड केरीज है, उसका थ्योरीज क्या क्या है, ये सब आपको उसमें देखना पड़ेगा। फ्लोराइड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, आप यहाँ फ्लोराइड पढ़ेंगे तो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के साथ भी इसको क्लब करके पढ़ सकते हैं, तो दोबारा आपको
सेम चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसका इंडाइसेस भी आप थोड़ा देख लें। तो फ्लोराइड्स आपको देखना पड़ेगा, तो इसमें फ्लोराइड में क्या देखना पड़ेगा कि मेथड्स ऑफ फ्लोराइड एप्लीकेशन क्या होता है। और अगर इसी को आप कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के साथ क्लब करेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ फ्लोराइड देखना पड़ेगा। चर्चिल ने कैसे डिस्कवर किया था, व्हाट इज़ शू लेदर सर्वे। शू लेदर सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। नालगोंडा टेक्निक क्या है, वाटर फ्लोरिडेशन कैसे करते हैं, कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन, स्कूल वाटर वाटर फ्लोरिडेशन। और एक चीज़ और है कि आप बिहार में अगर फ्लोराइड एंडेमिक एरियाज़ है तो वो भी आप एक जॉट डाउन कर ले पॉइंट कि कहाँ पे बिहार में फ्लोराइड एंडेमिक एरियाज़ हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोराइड क्या है, कितने पीपीएम पे क्या क्या इसके, कब आपको स्केलेटल फ्लोरोसिस दिखता है, कब आपको डेंटल फ्लोरोसिस दिखता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, कितना अगर टॉक्सिसिटी हो गया तो मिल्क देते हैं, कितना टॉक्सिसिटी हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, ये सब आप एक बार देख लीजिए उस सब। तो ये पार्ट हो गया आपका फ्लोराइड्स का। अब ओरल हैबिट्स में दिया हुआ ओरल हैबिट्स एंड देयर मैनेजमेंट, अगेन आप इसको ऑर्थो के पार्ट के साथ भी थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए थंब सकिंग कब तक नॉर्मल है, थ्योरीज क्या है, टंग थ्रस्टिंग क्या है, अब माउथ ब्रीदिंग क्या है, इसके साथ साथ एसोसिएटेड एनॉमलीज क्या है एंड इसको ठीक कैसे करना, व्हाट आर द रिमाइंडर थेरेपीज फॉर इट, काउंसलिंग कैसे करेंगे आप पेरेंट्स को, वो सब भी आप एक बार इसमें देख लीजिए। यू कैन कप दिस थिंग विथ ऑर्थोडोंटिक्स ऑल्सो। एंड ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। अब मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ये सब टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किया है बट ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मे बी एक आध क्वेश्चन आए तो आए। तो इसमें जनरली ऑटिज़म के बारे में ही पूछते हैं, तो अगर ऑटिज़म के बारे में आप थोड़ा पढ़ ले कि उनका अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट होता है, स्ट्रेस रिडक्शन प्रोटोकॉल होता है, प्लस ऑटिस्टिक चाइल्ड को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको क्लिनिकल फीचर्स देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में आप एक ऑटिज़म देख लीजिए, एक सेरिब्रल पैल्सी देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम्स के फीचर्स देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट भी आता है बट वो आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ का मैनेजमेंट का पार्ट में शायद नहीं आ पाए। तो ऑटिज़म, सीपी, डाउन्स, ये तीन चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। पेरियो में फिर दिया हुआ जिंजाइवल एनलार्जमेंट, तो जिंजाइवल एनलार्जमेंट में आपको ड्रग इंड्यूस और सिस्टमिक दोनों में देखना है। आप क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से मैनेजमेंट करना है ये देखना होगा। एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस का चैप्टर, नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटाइटिस, जिंजाइवल एब्सेस एंड स्प्लिंट इन पेरियोडोंटल थेरेपी। स्प्लिंटिंग का इन्होंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया है, तो मेंशन किया है तो दे मस्ट बी थिंकिंग कि इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस दे। तो स्प्लिंटिंग भी आप एक बार देख ले कि कैसे स्प्लिंटिंग करते, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लिंटिंग। फ्लेक्सिबल स्प्लिंटिंग होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक करते हैं। अगर ये आपको आपके पल्स में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मिलेगा, दो तीन क्वेश्चन ही आपको शायद मिल पाए, तो ये आपको थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च करना पड़ेगा। और या तो फिर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं जो भी आपने बीडीएस में फॉलो किया था। लेकिन आई रिकमेंड कि आप स्प्लिंटिंग को थोड़ा डिले करके ही आप देखें पहले, बाकी ये जो टॉपिक है स्पेशली एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, जिंजाइवल एनलार्जमेंट एंड नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीजेस, ये चीज़ को आप बहुत अच्छे से देख लें। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में फ्लोराइड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोराइड यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन मेरे को लगता है फ्लोराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने फ्लोराइड ऑलरेडी पीडो में मेंशन कर रखा, तो साथ में आप उसको फ्लोराइड कर ले। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में आपको टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, जैसे एआरटी आ जाएगा, एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, फ्लोराइड एप्लीकेशन, एजुकेशन एंड मोटिवेशन आएगा, पेरेंट्स ब्रशिंग टेक्निक आएगा, पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स आएगा, ये सब आपको आ जाएगा। प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में आते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आप देख लो एक बार। इसमें डेंटल इंडाइसिस इन डेंटल एपिडर्मियोलॉजी दिया है, तो ये इंडाइसिस पूछ रहा है एपिडर्मियोलॉजी के बारे में। फाइनली दे आर नॉट आस्किंग, तो स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा जाना नहीं है, इंडाइसिस में पढ़ना। इंडाइसिस भी बहुत सारे इंडाइसिस है, लेकिन हम बेसिक इंडाइसिस ही पढ़ेंगे अभी, क्योंकि इंडाइसिस थोड़ा याद रखना इज़ ऑल्सो वेरी ट्रिकी।
आप अपने निमोनिक्स बना सकते हैं जिससे थोड़ा इजी हो। तो कुछ इंडाइसिस के बारे में मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी जॉट डाउन कर ले, वो एटलीस्ट उतना तो आपको करना ही होगा। जैसे ओरल हाइजीन इंडेक्स, OHI, OG, OHIS, प्लाक इंडेक्स, पेरियोडोंटल इंडेक्स, CPTI इंडेक्स, DMI इंडेक्स, फिर कम्युनिटी फ्लोरोसिस इंडेक्स, ये सारे प्लाक इंडेक्स, ये सब आप अच्छे से कर लें। फिर आप CPTI एंड प्रोब के बारे में अच्छे से पढ़ लें। CPTI प्रोब का मार्किंग्स देख ले, WHO प्रोब का मार्किंग देख ले, विलियम्स प्रोब का मार्किंग देख ले। वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। बॉल का डायमेंशन क्या होता है ये भी देख ले, ब्लैक मार्क कहाँ से कहाँ तक होता है वो देख ले, 5.5 to 7.5 तक होता है एज फार एज आई रिमेंबर। दो टाइप का होता है, एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए CPIT एंड प्रोब आता है, एक CPTI आता है जो क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है वो सब आप देख सकते हैं, वो भी इंडाइसिस का ही पार्ट है। फिर ओरल हेल्थ प्रोग्राम्स इन्होंने जस्ट मेंशन कर दिया है। अब स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स है वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, यू कैन राइट इट डाउन अगेन। जिसमें टैटल टूथ प्रोग्राम आता है, शार्प आता है, शार्प इज स्कूल हेल्थ एडिशनल रेफरल प्रोग्राम। थीटा प्रोग्राम आता है, WHO ग्लोब स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव। ये चीज़ है जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स में आते हैं, ओरल हेल्थ प्रोग्राम्स में, तो उन सब चीज़ों को आप ज़रूर देख ले। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैटल टूथ प्रोग्राम है जो टेक्सास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है टेक्सास में इम्प्लीमेंट हुआ था। शार्प बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड थीटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इन तीन टॉपिक में से ज़रूर एक क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। इतना हो गया। अब कंजर्वेटिव में क्या पढ़ना है? कंजर्वेटिव में डेंटल केरीज है, और डेंटल केरीज तो हर एक चीज़ का पार्ट है। डेंटल केरीज में आपको सब कुछ पढ़ना ही है। इसमें आप क्लासिफिकेशन पढ़ ले, साइड बाय साइड इसके साथ आइसोलेशन भी पढ़ ले, रबर डैम पढ़ ले, थोड़ा डिसइंफेक्शन पढ़ ले, थोड़ा स्टेरिलाइजेशन पढ़ ले, स्टेरिलाइजेशन टाइमिंग्स पढ़ ले, फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह स्टेरिलाइज करते हैं, ये सब आप थोड़ा देख ले। ये सब क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस है, और ये सारे एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट पूछे जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फार्मूला देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 डिजिट 3 डिजिट किस में है क्या है वो देख लीजिए। डायग्नोस्टिक टूल्स देख लीजिए, अभी केरीज डिटेक्शन के लिए बहुत सारे न्यू न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स आए हैं, वो सब देख लीजिए, उनका पिक्चर्स देख लीजिए। फोटी है, डोटी है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, तो ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें मटेरियल्स वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन मटेरियल्स ऑलरेडी अलग पार्ट में हमने देखा। अच्छा, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन एंड पल्प प्रोटेक्शन इधर भी दिया है, और प्रोस्तो में भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ टूथ प्रोटेक्शन टूथ प्रिपरेशन, तो ये दो चीज़ पे आपका है। ये आपका क्राउन प्रिपरेशन के अंडर भी आ सकता है, ये आपका एक्सेस ओपनिंग के लिए भी आ सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आपने एंडो भी मेंशन कर कर रखा है। तो टॉपिक्स में आप हर एक टूथ का किस तरह डिज़ाइन होता है एक्सेस ओपनिंग का, वो आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। BMP वगैरह देख लीजिए, रेस्टोरेशन देख लीजिए, ऑब्चुरेशन देख लीजिए। ये एंडो का पार्ट आता है, ये आपको देखना पड़ेगा। और CSC में एंडो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, थोड़ा लगना पड़ता है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा। जैसे कि अपर सेंट्रल इंसाइजर में आपका एक्सेस ओपनिंग किस तरह से होगा, मैंडिबुलर मोलर्स मैक्सिलरी मोलर्स में कैसे होगा, अगर एक्स्ट्रा कैनाल मिलता है तो उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो ये सब भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। पल्प प्रोटेक्शन तो चलिए छोटी सी टॉपिक लग रही है देख के, इसमें IPC और DPC ही पढ़ना है। थोड़ा ZOE के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सिडेटिव है, दैट इज़ पल्प फ्रेंडली, वो सब थोड़ा देख लीजिए। रेस्टोरेशन इन डेंटिस्ट्री एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल्स, अगेन सारा रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आ गया। तो इसमें रेस्टोरेशन इन डेंटिस्ट्री में अब आपको अमलगम रेस्टोरेशन का डिज़ाइनिंग भी देख सकते हैं। क्लास 1 कैविटी प्रिपरेशन, क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन, वो सारे क्लासिफिकेशंस देख लीजिए।
वाइटल बहुत सारा ये थोड़ा इन्होंने एब्जॉर्ब्ड रखा है, टॉपिक्स उन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन ये टॉपिक्स के अंदर ही आप अगर जाएंगे तो मतलब इट्स लाइक नेवर एंडिंग। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं वो सब आप एक बार पढ़ते जाइए। फिर पल्पोटॉमी, एपेक्सिफिकेशन एंड वाइटल पल्प थेरेपी, जब इन्होंने अलग से पल्पोटॉमी यहाँ मेंशन कर रखा है, एपेक्सिफिकेशन अलग से मेंशन रखा है, एपेक्सोजेनेसिस इन्होंने मेंशन नहीं रखा है, तो मे बी उन्होंने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एपेक्सिफिकेशन पे एक क्वेश्चन दे, पल्पोटॉमी पे एक क्वेश्चन दे, वाइटल पल्प थेरेपी एक पे क्वेश्चन दे। एपेक्सिफिकेशन में एमटीए से करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, मेच्योर पल्प में करते हैं जिसमें हम एपेक्सोजेनेसिस नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होता है जिसमें एपेक्सिफिकेशन हम जा सकते हैं। पल्पोटॉमी के टाइप्स आप पढ़ लें, सिवेक्स पल्पोटॉमी होता है, बहुत सारा पल्पोटॉमी है, मॉटल पल्पोटॉमी है, वो कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, फार्मोक्रिसॉल कितने देर के लिए रखते हैं, ये बहुत लोग हम सब करते हैं, वो पैकिंग करके नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट में कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक 2 मिनट्स 2 to 3 मिनट्स आइडियल टाइमिंग होता है। तो वो सब आप देख लें। अब ऑर्थोडोंटिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सारा आपका एम्ब्रियोलॉजी भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको एमएलसी, मेडिको लीगल केसेस जो भी आते हैं उसमें सीवीएमआई का और एज आइडेंटिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम डेंटिस्ट्री हम डेंटिस्ट ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको समन भी आ सकता है कोर्ट पे इस चीज़ के लिए कि हाँ आपको ऐसा ऐसा केस हुआ है, अब जुवेनाइल जेल में जाना है, इधर जेल में जाना है, इसमें आपको एज आइडेंटिफिकेशन के बोर्ड में भी आपको बैठना पड़ सकता है। तो बहुत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत थॉट करके उन्होंने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है। तो इसके लिए आप सी वी एम आई ज़रूर पढ़ें, जिसमें आपको एज एस्टिमेशन और के कुछ और पार्ट्स भी मिलेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ देख लीजिए, ग्रोथ इंडिकेटर्स देख लीजिए जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अच्छा, ऑक्लूज़न एंड मॉल ऑक्लूज़न दोनों उन्होंने लिखा है। सिर्फ मॉल ऑक्लूज़न लिख देते तो भी चलता तो लेकिन उन्होंने ऑक्लूज़न भी मेंशन कर रखा है। तो ऑक्लूज़न में आप जब मेंशन कर रखा तो आपको सारा क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हैं। वो सारा क्लासिफिकेशन आप थरो कर लीजिए। माल ऑक्लूजन्स भी आप देख लीजिए। माल ऑक्लूजन में आपका हाइपरटोनेर्थिया मतलब ओपन बाइट, क्रॉस बाइट, ये सब आ गया। आप कौन कौन से सिचुएशंस में, कौन कौन से हैबिट्स में ये सारे माल ऑक्लूजन आते हैं, इनका करेक्शन कैसे होता है, बस आपको इतना ही इसमें देखना पड़ेगा। अब माल आपको ऑक्लूजन में एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, कनाइन गाइडेड, बैलेंस्ड ऑक्लूजन, म्यूचुअली प्रोटेक्टेड ऑक्लूजन, ये सब चीज़ पे भी आप एक थोड़ा देख लें। अब ओरल मेडिसिन जब हम पढ़ेंगे, अच्छा हाँ, प्रोस्थोडोंटिक्स में तो उन्होंने सब चीज़ मेंशन करके रख दिया, सी डी, आर पी डी, एफ पी डी। तो सी डी पे आप थोड़ा ध्यान दें, जबकि सी डी तो ज़्यादा हम लोग करते नहीं हैं क्योंकि लैब तो वहाँ है नहीं अभी। लैब भी मे बी फ्यूचर में स्टार्ट हो जाए, तो सी सी डी पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस गिरते हैं। तो सी डी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ज़्यादा थ्योरीज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेशेंट्स जो वहाँ मिलते हैं, फिलोसफिकल पेशेंट मिलते हैं, आइडियल पेशेंट मिलते हैं, ये सब आप देख ले। प्रोस्तो में आपको ऑलमोस्ट सारा चीज़ ही थोड़ा थोड़ा तो देखना पड़ेगा। इसमें आप सर्वेइंग छोड़ सकते हैं, सर्वेइंग पे, ट्राईपॉडिंग पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट है, तो वो सब टॉपिक्स भी आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। फुल्ली एडजस्टेबल, सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स, वो बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा आई गेस। तो वो सब पार्ट आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा स्मार्ट बन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसको ज़्यादा आप ध्यान दें, उन सब चीज़ों पे ही आप ज़्यादा ध्यान दें। अब ओरल मेडिसिन एंड रेडियो पे तो अब जान ही रहे, ये सारा टॉपिक्स तो ऑलरेडी हमने ओपी में ऑलरेडी हमने देख रखा है, तो उसके साथ साथ ही आप सारा देख लें। अब ओरल रेडियोलॉजी आपको थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा, उसका सारा रेडियोलॉजिकल फॉल्ट्स ज़रूर देख लें, रेडिएशन फिज़िक्स देख लें, थोड़ा टेक्निक्स देख लिए, और बाइट विंग देख लीजिए, पैनोरामिक एक्स्ट्रा ओरल थोड़ा देख लीजिए,
ये सब आप थोड़ा देख सकते हैं। इसमें इसमें अगेन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक फ़ोटो दे देगा, उसमें आपको एक पार्ट नहीं दिख रहा वो है रेडियो का, तो ये कौन सा टाइप ऑफ डिफेक्ट है, कोन कट है, क्या है, ओवर एक्सपोजर है, अंडर एक्सपोजर है, कौन कौन सा फैक्टर्स आपको देखना पड़ेगा, टाइमिंग देखना पड़ेगा, केवीपी देखना पड़ेगा, कौन से केसेस में ओवर एक्सपोजर हो जा रहा है, उसको कैसे करेक्ट करें, सारा कॉम्पोजिशन देख लीजिए फिक्सर डेवलपर का। ये सब आपको थोड़ा एफर्ट डाल के देखना पड़ेगा। तो मैं तो सोचा था कि आपको ओरल पैथ का भी कुछ कुछ टॉपिक्स आज डिस्कस करें, लेकिन ऑलरेडी ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं ये टॉपिक ओरल पैथोलॉजी पे भी डालूँगा। तो आप लोग से एक ये है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट मैं भी एवरीडे टॉपिक्स पोस्ट करता रहूँ और जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं ट्राई करूँगा उस पर सारे क्वेश्चंस सारा जिस्ट दे देने का, सो दैट कि आप लोग इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाए। और यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। और आप शेयर करें वीडियोस को जितने लोगों के साथ हो सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशन। कुछ और क्वेश्चन हो तो डू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स और इन टेलीग्राम चैनल, आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक। Okay, with this we'll stop for today, and thank you so much. Happy studying.